नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। जैसे आप सब जानते हैं कि आज रविवार है और हम भी जानते हैं कि आपको इंतजार होता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू का, और हम ये भी जानते हैं कि आपको इंतजार किस लिए रहता है। तो हम आपको बता देते हैं कि आज आपके रूबरू में हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो है बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रवीण शर्मा। प्रवीण जी, सबसे पहले आपके रूबरू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूबरू के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रवीण जी, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि आज महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, केंद्र में बीजेपी है और महंगाई आसमान छू रही है। पहले यूपीए सरकार जब थी उस वक्त भी यही हाल था, आलम यही था, महंगाई से लोग त्रस्त थे और उस टाइम महंगाई की वजह से यूपीए सरकार भी मस्ती रहती थी, कुछ नहीं कहती थी। लेकिन आज बीजेपी के कार्यकाल में भी यही है, क्या कहना चाहोगे? परी जी, आज़ादी के 67 वर्षों के पश्चात ये पहली सरकार है जिसने महंगाई को रोकने के प्रयास किए हैं। ये पहली बार हुआ है कि महंगाई को रोकने के लिए 5,000 करोड़ रुपयों से मूल्यों को स्थिर रखने का प्रयास, एक कोष स्थापित हुआ है जी। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 10 वर्षों में ये पहली बार हुआ है कि थोक मूल्य सूचकांक जो महंगाई का था वो माइनस में आया है। और शायद ये इस तरह का होना आज़ादी के बाद पहली बार है कि -2 में थोक सूचकांक है। हाँ, एक चीज़ को मैं जरूर मानना चाहूँगा कि सब्जियों के मूल्यों में और फलों के मूल्य में कहीं ना कहीं महंगाई जरूर देखने को मिल रही है, परंतु अन्य खाद्य वस्तुओं की अगर हम लोग बात करें तो महंगाई बहुत कम हुई है। दालों के रेट भी आसमान छू रहे हैं। नहीं, अगर आप पिछले 2 वर्षों के कंपैरिजन में दालों के रेटों के बारे में अगर आज बाजार में जाकर तुलना करें तो दालों के रेटों में बहुत ज़्यादा कमी आई है। पिछली बार प्याज के दामों में आपने बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी थी जी। अब इस तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है। फिर भी मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि फल और सब्जियों के मूल्यों में थोड़ी बहुत महंगाई देखने को मिल रही है, परंतु अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बहुत कम महंगाई हुई है और इसके साथ में निर्माण सामग्री जैसी अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी बहुत कमी आई है। और इसके लिए केंद्र सरकार ने एक और प्रयास किया है। हर सप्ताह कैबिनेट मंत्रियों की एक चुनिंदा समिति मूल्यों की समीक्षा करती है और जिन चीजों के मूल्य बढ़ रहे हैं उन चीजों के मूल्यों को कमी में लाने के लिए वो प्रयास उठाती है। आप समीक्षा की बात कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम की अगर हम बात करें, जब चुनाव थे, दिल्ली में चुनाव हुए, झारखंड में चुनाव हुए, जम्मू में चुनाव हुए, जेएंडके में जब चुनाव हुए या कहीं पे भी चुनाव हुए तो कटौती की गई पेट्रोल और डीजल के दामों में। अगर हम अब बात करें, कहीं पे भी चुनाव नहीं है, लेकिन विधि की बात करें तो बढ़ते जा रहे हैं दाम में, इजाफा होता जा रहा है दिनों दिन। परी जी, इसमें 2 ढंग से देखना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुसार ऊपर या नीचे होते रहते हैं। कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो वो तो कटौती हो रही है उसमें। तो कच्चे तेलों के दाम में अभी पिछले कुछ दिनों पहले कच्चे तेलों के दामों के बीच में बढ़ोतरी हुई थी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने पिछले 1 वर्ष के अंदर लगभग 17 बार डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी लाई है और ये बहुत बड़ी बात है। आज हम लोगों को डीजल 49 और 50 रुपए के बीच में मिल रहा है, जबकि यूपीए के शासनकाल में यही डीजल 67 रुपए तक पहुंच चुका था और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप प्रदेश के मीडिया प्रभारी है बीजेपी के और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो क्या आपकी चर्चा होती है? कभी आपकी चर्चा हुई है? अगर हाँ तो क्या आपने महंगाई और किसानों के मुद्दे को उठाया? जब भी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में आता है और हिमाचल प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं की जो केंद्र के नेताओं से अपेक्षा रहती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने केंद्रीय नेताओं के साथ इन बातों को अवश्य पहुंचाते हैं जी। और जो अपेक्षा रहती है, केंद्र के नेता उन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं और हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए भी ये खुशी की बात है कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आए और प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्यों के साथ बैठे और उन्होंने कहा कि प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो भी अपेक्षा है वो खुलकर कहें ताकि वो समस्या का समाधान कर सके। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस वाले ये आरोप लगाते हैं और जनता भी कह रही है, अच्छे दिन कहाँ गए? मोदी जब आए थे तो मोदी ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन हमें नहीं लगता, ये हम भी कह रहे हैं कि अच्छे दिन है ही नहीं। परी जी, अच्छे दिनों से क्या तात्पर्य है? पिछले 10 वर्षों के अंदर यूपी का जो शासन था, जो भ्रष्टाचार था,
देश जिस तेजी से पीछे को तरफ को हट रहा था, उसके कंपैरिजन में हम लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो अच्छे दिन आएंगे, और अच्छे दिनों से तात्पर्य था कि देश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होगा, वो तो अभी भी है। देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से अच्छे दिनों का तात्पर्य यह था कि हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र सरकार भेदभाव नहीं करेगी, आम आदमी के जीवन के अंदर संपन्नता आएगी, और आम आदमी को उसके जो अवसर, आम आदमी को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। और मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूं कि मात्र 1 वर्षों के अंदर यूपीए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, अगले 5 वर्षों के पश्चात हर व्यक्ति कहेगा कि इन पिछले 5 वर्षों में आम आदमी के अच्छे दिन आए हैं। और इन 1 वर्षों के अंदर जो नीतियां केंद्र सरकार ने बनाई है, जो नीतियां लागू की है, वो अगले 5 वर्षों के अंदर अच्छे दिनों वाले परिणाम निश्चित रूप से लेकर आएगी। नहीं, कैसे आएंगे? अगर हम कांग्रेस की बात करें, विपक्ष की बात करें, विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी, सिर्फ मोदी जी के अच्छे दिन आए क्योंकि विदेश यात्रा लगातार हो रही है, बाकी तो कोई जमीनी हकीकत तो है ही नहीं। जमीनी हकीकत क्या है? मैंने कहा भ्रष्टाचार मुक्त देश हो, ये अच्छे दिनों की एक पहचान है। नहीं, मोदी सरकार, आप कह रही है भ्रष्टाचार मुक्त देश, लेकिन उस टाइम आप लोगों ने ये भी तो कहा था कि हम जो काला धन है, जो भ्रष्टाचारी है, उनके खिलाफ कदम उठाएंगे, काला धन है उसको वापस लेके आएंगे। लेकिन अब पूरे साल हो चुके हैं, कुछ जानकारियां अधूरी हैं जी। आम देशवासी इस बात पे गर्व कर सकता है कि पिछले 1 वर्ष के अंदर इस देश के अंदर कोई घोटाला नहीं हुआ है जी। मतलब मोदी सरकार 1 वर्ष तक घोटाला मुक्त सरकार रही। काले धन के लिए कानून बना, सख्त कानून बना, और काले धन के लोगों को सिर्फ एक मौका देने की बात केंद्र सरकार ने कही है कि स्वेच्छा से अपने काले धन को आप डिक्लेयर कर दीजिए, अन्यथा उसके पश्चात केंद्र सरकार कार्यवाही करना आरंभ कर देगी। ये केंद्र सरकार की स्पष्ट नीतियों का परिणाम है। और अच्छे दिनों के लिए, आम आदमी के लिए अच्छे दिन क्या हो सकते हैं? जनधन योजना। आम आदमी के लिए अच्छे दिन क्या हो सकते हैं? स्वच्छ भारत योजना। आम आदमी के लिए अच्छे दिन क्या हो सकते हैं? अटल पेंशन योजना। आम आदमी के लिए अच्छे दिन क्या हो सकते हैं? मुद्रा बैंक। आम आदमी के लिए अच्छे दिन क्या हो सकते हैं? वो गंगा जिसकी पूजा करते हैं उसके स्वच्छीकरण का अभियान। आम आदमी के नहीं, गंगा की बात कर रहे हैं, प्रयास है। एक दिन के अंदर कोई भी बहुत बड़ी चीज परिवर्तित नहीं हो सकती। इस देश को खराब करने में कांग्रेस ने लगभग 60 वर्ष लिए हैं। 1 वर्ष के अंदर आप किसी सरकार से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जादू की छड़ी के साथ रातों रात देश को परिवर्तित कर देगा। हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं कि ईमानदारी के साथ कदम उठाएं, और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने ईमानदारी से प्रयास किए हैं, और इस बात को देश की जनता सराह रही है, बल्कि विदेशों में। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि एक सबसे बड़ा सुधारक के रूप में हम नरेंद्र मोदी को देखते हैं। चलिए प्रवीण जी, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ, इस मुद्दे पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल पारित किया, लेकिन विपक्ष उसका विरोध कर रहा है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या वजह, क्या कहना चाहेंगे आप? परी जी, सबसे पहले तो हम लोगों को भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा कि आखिरकार ये भूमि अधिग्रहण बिल है क्या। 1894 में जब अंग्रेज देश के ऊपर शासन कर रहे थे, तब उन्होंने पहली बार भूमि अधिग्रहण बिल लेके आया था। उसके पश्चात 85 वर्षों तक इस भूमि अधिग्रहण बिल के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। उसके पश्चात छोटे मोटे बदलाव है। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आई, और भारतीय जनता पार्टी ने केवल इस आधार पर उस भूमि अधिग्रहण बिल का समर्थन किया क्योंकि देश को बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, किसानों को बहुत ज्यादा आवश्यकता थी कि उस भूमि अधिग्रहण बिल को पास किया जाए। और हम अपनी छवि इस तरह की नहीं बनाना चाहते थे कि देश के विकास में हम लोग कहीं पर आड़े आए। उसके पश्चात एनडीए की सरकार आ गई। जब हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस के द्वारा पास भूमि अधिग्रहण बिल के अंदर एक लंगड़ा बिल है, अगर उस बिल को हम लोग चलाए रखते हैं तो इस देश का विकास नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने नया भूमि अधिग्रहण बिल नहीं लाया, ये मैं आपके माध्यम से जनता को स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मात्र कांग्रेस द्वारा पास किए हुए भूमि अधिग्रहण बिल में कुछ जरूरी संशोधन किए। पहला संशोधन तो यह था कि किसी भी भूमि को जो अधिग्रहित होनी थी, कांग्रेस ने क्या किया था कि जो भूमि अधिग्रहण होना था वहां पर लगभग 80% लोगों की राय लेना जरूरी था। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं
रोहतांग के लिए रेलवे लाइन बननी है। अगर हम लोग कहीं बीच के किसान, कहीं छोटे से हिस्से के 80% लोग अड़ जाते हैं कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, तो क्या रोहतांग के लिए रेलवे लाइन बन पाएगी? क्या इस लंगड़े बिल के साथ देश का विकास हो सकता था? तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, हम 80% लोगों की राय के इस मैंडेटरी जो इन लोगों ने पिछली बार कर रखा था, इस धारा को हटाना चाहेंगे। और इसके साथ में ही उन्होंने कहा था जो इकोनॉमिक सर्वे होना था, जो इकोनॉमिक इंपैक्ट सर्वे होना था, उस सर्वे को खत्म कर दिया। और ये सिर्फ कहां किया? 5 बहुत ज्यादा जरूरी क्षेत्रों में, रक्षा का क्षेत्र, इंडस्ट्री का क्षेत्र, नेशनल हाईवे का क्षेत्र और रेलवे का क्षेत्र, और जहां पे औद्योगिक कॉरिडोर बनने थे उन क्षेत्रों के अंदर, यहां पे जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, नए घर और स्मार्ट सिटी बननी थी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस द्वारा पास किए गए बिल में हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया। प्रवीण जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का